एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए और जो जून का महीना आने वाला है उसके बारे में अब विचार करेंगे इस वीडियो में। देखिए, वृषभ लगन अगर आपका है तो कुछ इस प्रकार से आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आएगी जब भी आप अपने चार्ट में गोचर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थितियां नजर आ रही हैं, हालांकि उनमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों पर विचार करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे ये जो ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है उसका किस प्रकार का रिजल्ट आपको जून के महीने में मिलने वाला है। गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका प्रवेश हो जाएगा मिथुन राशि में। बुध 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून से इसी मंथ में ये वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में रहेगा, जहां पर फिर वो 8 जून को कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे इस मंथ में। तो ज्यादातर अपना जो समय है शुक्र कर्क राशि में ही बिताने वाले हैं इस मंथ में। मंगल का गोचर देखें तो 20 जून तक अपनी स्वराशि मेष में रहने के बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा गोचरीय बदलाव है जो इस मंथ में और इस साल में होने वाला है। शनि का गोचर मीन राशि में ही रहने वाला है। चंद्रमा आपको 1 जून को धनु राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। राहु जहां कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में ही गोचर में रहने वाले हैं। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से आपके लिए जून का मंथ रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ गोचर में स्टार्ट करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र गोचर करेंगे सबसे पहले दूसरे घर में। शुक्र का ये वाला गोचर मिथुन राशि में जो होगा 8 जून तक ही यहाँ वो रहेंगे। तो 8 जून तक के समय के लिए आप अगर विचार करें, कुछ फैमिली के लिए अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं। फैमिली पर आपको कुछ पेंडिंग खर्चे जो आपको करने हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंजॉय कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम वगैरह में जा सकते हैं, गीत संगीत वगैरह का आनंद ले सकते हैं, या आपका ये वाला वो समय है जब आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर उनके साथ समय बिता सकते हैं। दूसरे घर में शुक्र के होने से आपकी वाणी का प्रभाव बेहतर होगा, क्योंकि बुध का भी जो गोचर है कहीं ना कहीं वो भी यहीं पर है और 22 जून तक बुध यहाँ पे है। तो ये धन कमाने के लिए, कुछ नए इनकम सोर्सेज के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ का इस समय मजा ले पाएंगे। जो शुक्र है उसके बाद 8 जून को जा रहे हैं कर्क में, जहां पर वो गुरु को भी ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि गुरु 2 तारीख से ही आ जाएंगे तो शुक्र का जो गोचर रहने वाला है थर्ड हाउस में। देखिए, इस समय कोई धार्मिक या आध्यात्मिक भ्रमण आपका हो सकता है इस मंथ में। स्टार्टिंग में आपको अपने भाइयों से कुछ काम पड़ सकता है, अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों के आप यहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रांजिट रहेगा इसमें आप अपने स्वयं के जो गुण हैं, अपना जो क्रिएटिव स्किल है, अपना जो कम्युनिकेशन है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लग्नेश थर्ड हाउस में आ रहे हैं और अगर गुरु को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैरिज और रिलेशनशिप पर भी आपका पर्याप्त रूप से ध्यान होना चाहिए इस मंथ में। क्योंकि वैसे तो दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा अगर आपके चार्ट में अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो गुरु और शुक्र से आपको उतना बेहतर परिणाम नहीं मिल पाएगा इस गोचर में। बल्कि आपको देखना होगा चंद्रमा आपका कितना मजबूत स्थिति में है, या फिर आप अपने लगन में बैठे प्लैनेट और आपके छठे घर में बैठे प्लैनेट पे भी जरूर ही विचार करिएगा। शुक्र जो थर्ड हाउस में आ गए, तो देखिए गुरु के साथ शुक्र होने से यहाँ वैसे दोनों शुभ ग्रह होने की वजह से इनका जो दोनों का कोई नकारात्मक प्रभाव है वो आपके लिए नहीं होने वाला। इसके साथ साथ लेकिन फिर आपके लगन में कोई भी प्लैनेट बैठा है, सिक्स्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट है, अष्टम में, या आपके 11वें घर में कोई भी प्लैनेट है, उस पर आपको विचार करना लेकिन जरूरी हो जाएगा। क्योंकि ये चारों ही भाव जो है वो इन ग्रहों से रिलेटेड हैं। अब जो यहाँ पे स्थिति बन रही है, देखिए जो शुक्र आ गए थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का शुक्र मेनली आपके स्वयं की जो एफर्ट है उसको आसान करेगा, आपके गुणों को डेवलप करेगा, अपनी आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो बेहतर होंगी, आपको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपनी एबिलिटी पर फोकस कर सकेंगे, खुद की एबिलिटी का पूरा पूरा इस्तेमाल आप किसी भी कार्य में कर सकेंगे। इस समय आपकी जो अपेक्षाएं हैं खुद से वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, उन पे ये फोकस करने का समय है आपके लिए। फिर इनका दृष्टि आ जाता है नवम घर पे, जहाँ पर ये आपको उच्च अध्ययन करने, विदेश यात्रा करने, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने में भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद विचार करते हैं बुध पर। बुध आपके दूसरे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ वो आपके चार्ट में पंचमेश भी है, और बुध का जो गोचर हो रहा है, क्योंकि बुध की जो गोचर में स्थिति बन रही है 22 जून तक वो यहाँ रहेंगे।
तो 22 जून तक एक काफ़ी लंबा पीरियड, लगभग पूरा महीना का महीना आपका यहाँ बीतने वाला है बुध का। तो बुध आपकी वाणी को काफ़ी बेहतर करेगा, आपकी वाणी के प्रभाव के साथ-साथ कुछ नए इनकम के सोर्सेज़ और फैमिली प्लानिंग को काफ़ी बेहतर करेगा। बुध का दृष्टि आ जाता है फिर आपके अष्टम घर पर, जहाँ अष्टम को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ सीखने, कुछ नया जानने के लिए बुध की स्थिति काफ़ी बेटर तरीके से आपके लिए काम करेगी। बुध क्योंकि अब पंचमेश है, तो जो भी लोग शेयर बाजार वगैरह से जुड़े हैं, शेयर बाजार वगैरह में कोई भी लोग जैसे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ फायदा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन आपका जन्म के समय का क्या कोई प्लैनेट आपके दूसरे घर में, उस प्लैनेट पर विचार करना आपको काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। बुध बेसिकली यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली बोलने, बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, और जिन जिन जातकों का इस समय कोई इंटरव्यू वगैरह रहेगा उसमें भी बुध का बड़ा योगदान रहेगा। ये मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा हाजिर जवाब रहेंगे अपने कार्यों के प्रति, और अपनी जिम्मेदारियां काफ़ी अच्छे से निभाएंगे। आपके ऊपर कोई भी कर्ज चल रहा है, कोई लोन वगैरह चल रहा है, कोई भी ऐसी आर्थिक चुनौती का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो उसका हल आप आसानी से इस समय निकाल सकते हैं। फिर विचार करते चंद्रमा पे। चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में। चंद्रमा का गोचरीय स्थिति अगर देखी जाए, तो चंद्रमा स्टार्टिंग में रहेंगे अष्टम में, जहां पर वो गुरु के ही घर में रहेंगे, और गुरु क्योंकि चंद्रमा के घर में गोचर भी करने वाले, तो यहाँ जो चंद्रमा आ रहे हैं वो आपके सिक्स सेंस को काफी डेवलप कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा का गोचर सिर्फ 2 दिन के लिए ही यहाँ रहेगा, तो आपके लिए कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने, आर्थिक मामलों में चंद्रमा का सपोर्ट बेहद अच्छा है। चंद्रमा का प्रभाव जो आपके दूसरे घर पे पड़ रहा है, इस वजह से भी आपको काफी फायदा मिल पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जो बुध की स्थिति है, क्योंकि बुध सामने ही गोचर कर रहे हैं चंद्रमा के, तो इससे आपके सोचने की क्षमता, आपके विचार करने की क्षमता भी काफी डीपली प्रभावित होगी। बुध यहाँ जो गोचर कर रहे हैं, हालांकि बुध बाद में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में भी वो गोचर करेंगे, तो बुध के थर्ड हाउस में जाने के बाद ये आपके कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, आपकी स्वयं की एबिलिटीज वगैरह के लिए काफी बेहतरीन स्थिति होगी। फिर अगर देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे अष्टम भाव से, और वो आपके आ जाएंगे नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा का आना बेसिकली लंबी दूरी की यात्रा करने, उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने, किसी अदर स्टेट का ट्रेवल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से रिजल्ट दिखा सकते हैं। और क्योंकि चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अपने धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में कोई स्टडी करना, कुछ नया जानने की प्रवृत्ति, कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति आप में डेवलप होगी। चंद्रमा उसके बाद आ जाएंगे आपके 10वें घर में। 10वें घर में चंद्रमा का गोचर उतना कुछ खास साबित होगा नहीं, क्योंकि यहाँ राहु के साथ वो कंजक्शन में होंगे गोचर में, तो यहाँ आपको थोड़ा दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन होगा, कैरियर को लेकर अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर चंद्रमा आ जाएंगे 11वें घर में। 11वें घर में चंद्रमा का आना, यहाँ भी कोई खास उतना अच्छा प्रभाव चंद्रमा देंगे नहीं। यहाँ पे बेसिकली आपको कोई भी प्लानिंग करनी, कुछ भी सोचने, लाइफ में कुछ भी नया करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा या ज़्यादा सोचना पड़ेगा। उसके बाद सूर्य पे विचार करते हैं। सूर्य आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। सूर्य का गोचर अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपके लगन में या वृषभ राशि में ही सूर्य गोचर में रहेंगे। जहां तक वो गोचर कर रहे हैं, तो 15 जून तक वृषभ में है सूर्य। 15 जून तक के लिए हालांकि लगन का सूर्य रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, बट ये आपकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप को भी काफ़ी प्रभावित करेगा, आपके पर्सनल नेम फेम को काफ़ी अच्छा बनाएगा, आप में लीडरशिप की क्षमताएं डेवलप करेगा। और क्योंकि वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से परिवार के प्रति आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और डोमिनेटिंग बनाएगा। बट जो फोर्थ हाउस में गोचर हो रहा है, केतु का गोचर हो रहा है, इससे परिवार के साथ अक्सर रिलेशन बिगड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य लगन में आने की वजह से उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा जो राजनीति से जुड़े हैं, जो किसी बड़े प्रशासनिक पद पे कार्य कर रहे हैं, जो लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं, या जिनका पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई भी काम है या प्रोफेशन है। सूर्य यहाँ फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, ऐशो आराम चाहने की कोशिश करेगा, और वो इसको प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सूर्य लगन में आने से आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएंगे, आपको एफर्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन जो सूर्य, क्योंकि वो राजसी स्वभाव वाला ग्रह, तो ज़्यादातर ऐसा सूर्य हो तो जातक दूसरों से अपना काम निकलवाने में काफ़ी माहिर होता है। वो स्वयं बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क करने की तुलना में दूसरों को ज़्यादा इंस्पायर करता है, या दूसरों से अपना काम इजिली निकलवा लेता है। फिर यहाँ से सूर्य का दृष्टि आ जाएगा आपके सप्तम घर पर। देखिए, मंगल का घर है आपका सप्तम घर, और सूर्य यहाँ से आपकी सप्तम भाव से अपेक्षाओं को काफी बढ़ाने वाले। इसमें दूसरों से आपको मान सम्मान या रेस्पेक्ट मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन ये जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा करवा सकता है, कोई बात को लेकर तर्क वितर्क या वाद विवाद करवा सकता है। सूर्य उसके बाद से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। लगभग 15 जून के बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और दूसरे घर में चले जाएंगे। सूर्य का दूसरे घर में जाना एक अच्छा धन योग आपके लिए क्रिएट करेगा।
सूर्य सेकंड हाउस में चले गए तो अब सूर्य और बुध फिर दोनों का ही प्रभाव आपके अष्टम भाव पे आएगा, जहां अब अष्टम भाव के लिए आपको सबसे ज्यादा मदद मिल पाएगी। वैसे तो देखा जाए तो बुध और सूर्य आपस में मित्र ही हैं, इसलिए सूर्य सेकंड हाउस में भी काफी अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। आपको परिवार के लिए कुछ खर्चे करने, परिवार की स्थिति को संभालने के लिए, अपनी धन संपत्ति को मेंटेन करने के लिए सूर्य की स्थिति आपका काफी अच्छा साथ देगी। लेकिन वाणी बहुत ज्यादा उग्र हो सकती है, कभी कभी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात करेंगे वो बहुत जल्दी आपकी बातों में आ जाएगा या आपकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। लेकिन सूर्य और बुध आपको अष्टम भाव के लिए भी उतना ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। दोनों की दृष्टि जो आपके अष्टम पर पड़ रही है, यहाँ पर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई फैसला लेना चाहते हैं, कुछ नया विचार करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप, तो इस मामले में सूर्य और बुध दोनों से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल पाएगी। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और हमने बुध और शुक्र के बारे में बात की। अब विचार कर लेते हैं मंगल के लिए। मंगल 7वें और आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है। फिलहाल मंगल के गोचर को अगर देखेंगे तो 20 जून तक मंगल अपनी स्वराशि मेष में ही गोचर करने वाले हैं। देखिए, मेष में मंगल का गोचर है तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जिनका अपना बिजनेस रिलेटेड कोई रिलेशन है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई रिलेशन है विदेश से, उनको काफ़ी फायदा होगा। मंगल यहाँ सप्तमेश होके आ रहे हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ऐसा मंगल उतना अच्छा नहीं है, और क्योंकि आप गोचर से मांगलिक बन रहे हैं तो जीवन साथी के साथ अक्सर झगड़े विवाद होने की संभावना या जीवन साथी की सेहत को लेके कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होने की संभावना नजर आती है। इसी प्रकार से मंगल 12वें घर में होगा तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति मानी जा सकती है जिनका रूटीन रात्रिकालीन समय में ज़्यादा एक्टिव होता है, या जो रात्रिकालीन समय में कहीं भी मेहनत करते हैं, कोई हार्डवर्क करते हैं या ऑफिस वगैरह में कार्य करते हैं। मंगल सप्तमेश होके यहाँ आ रहे हैं तो जिन लोगों का भी कोई पार्टनरशिप है, बिजनेस वगैरह जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक बार पुनर्विचार अवश्य करना होगा। बेसिकली जिन लोगों का पार्टनरशिप है किसी के साथ, वहाँ आपके कुछ झगड़े या विवाद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अब मंगल क्योंकि अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और वो आपके सप्तमेश भी हैं, सप्तम भाव से रिलेटेड या फिर आपके 12th हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए इसमें आप जल्दबाजी ना करें। आप जितना ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर मंगल की दृष्टियों के हिसाब से हम सोचेंगे यहाँ पे, तो मंगल का जो सबसे पहले दृष्टि है वो आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे, जहाँ पर गुरु के परिणाम काफ़ी बेहतर होंगे मंगल की दृष्टि पड़ने से। और मंगल यहाँ आपको थर्ड हाउस पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो वैसे तो क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि में है तो नीच के घर पर जब दृष्टि डालेंगे तो उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि आपको मेहनत करने, एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको कोई भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ साथ में क्योंकि गुरु का गोचर यहाँ है, शुक्र का गोचर भी यहाँ होगा, इसलिए आपकी जो कलात्मक क्षमता है, आपकी जो हिडन क्रिएटिविटी है, जो आपका टैलेंट है वो बढ़ेगा। और मंगल आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती से सामने आने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पे फिर जो मंगल का प्रभाव है उस वजह से गुरु और शुक्र को लेके आपकी चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ज्ञान की प्राप्ति, धन या ऐशो आराम की प्राप्ति की चाहत भी आप में बढ़ने वाली। फिर मंगल का प्रभाव होगा आपके छठे घर पे। देखिए, छठे घर पे मंगल हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि वो अपनी स्वराशि में है, और मंगल का गोचर यहाँ पर हो रहा है छठे घर पर। जब दृष्टि पड़ेगी तो छठे घर में बैठा प्लेनेट भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ बैठा प्लेनेट फिर आपको सपोर्ट कर सकता है। मंगल की दृष्टि छठे घर पे होने से आप अपने बॉस, अपने कलीग वगैरह के साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर झेल रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। वैसे मंगल आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो जो डेली लाइफ है, जो आपकी ऑफिस वगैरह की लाइफ है, उसको काफ़ी एक्टिवेट कर देगा, जिससे आपके कार्य आसानी से बनने लगेंगे और आपकी आपके वर्क प्लेस पे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेहतर होगी। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है आपके सप्तम घर पे। अब सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं आपको आने वाली, उनमें कुछ हद तक मंगल प्रोटेक्ट आपको अवश्य करेंगे। लेकिन सप्तम घर पे मंगल की दृष्टि का होना जीवन साथी के साथ काफ़ी झगड़े या विवाद करवा सकता है, लड़ाइयाँ करवा सकता है। हो सकता है कि जीवन साथी आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय की डिमांड कर रहा हो, लेकिन आप जीवन साथी को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे अपनी किसी बाध्यता की वजह से। इसी तरीके से जीवन साथी की सेहत के लिए भी मंगल की दृष्टि उतना अच्छे से यहाँ वर्क नहीं कर पाएगी। फिर जो आपके सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि मंगल के प्रभाव की वजह से वो प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस प्लैनेट विशेष पे भी आपको ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है।
फिर यहाँ से अगर मंगल का गोचर देखा जाएगा तो फिर वो वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो 20 जून के बाद मंगल आ जाएंगे लगन में। लगन का मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट बनाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा। तो ये रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन लाइफ में कुछ नया करने, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट पाने के लिए फिर भी अच्छी स्थिति है। लगन का मंगल आपके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि करेगा। आपके आपके जो एफर्ट है, आपके जो मेहनत है, हार्डवर्क है, उसको थोड़ा आसान बना देगा। लगन का मंगल होने से आप अपने स्वास्थ्य पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकेंगे। और क्योंकि आपका लगन शुक्र वाला है, तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए भी मंगल आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे। मंगल का यहाँ से दृष्टि आ जाएगा फोर्थ हाउस पे, जहाँ पर परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आप अपने परिवार पे काफ़ी ज़्यादा हावी नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से परिवार को लेकर कोई भी आपसे गलत डिसीजन ना हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर है सिंह राशि पे। और मंगल की दृष्टि इस प्रकार की जब भी हो तो जातक काफ़ी तेज़ी से सोचने का प्रयास करता है, काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने की वो कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केतु है, इसलिए थोड़ा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मंगल का दृष्टि फिर सप्तम पे होगा, जो जीवन साथी के साथ अक्सर झगड़ा या विवाद करवा सकता है, या कोई भी रॉन्ग फैसला लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं उकसा सकता है। अब जो सप्तम घर में बैठा प्लैनेट है, मंगल के प्रभाव की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो उस प्लैनेट विशेष की एनर्जी का प्रभाव आपके बिजनेस, आपकी ओवरऑल छवि, आपकी पब्लिक छवि पे पड़ने वाला है। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम घर पे। देखिए, अष्टम घर पे मंगल का दृष्टि मोस्ट ऑफ केसेस में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। सिर्फ वैवाहिक जीवन या वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए रिश्तों के लिए मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती। हालांकि आप अष्टम भाव से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उससे रिलेटेड मंगल आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव दिखाने वाले हैं। साथ ही अष्टम भाव के जो गूढ़ रहस्य हैं, अष्टम भाव से संबंधित जो भी बातें हैं, उनको जानने, उनको सीखने में आपको मदद मिल सकेगी। इस प्रकार से देखा जाए तो मंगल का जो गोचर है, चाहे मेष राशि का मंगल का गोचर हो, चाहे तो वृषभ राशि वाला मंगल का गोचर हो, दोनों ही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद देखते हैं जुपिटर के ट्रांजिट को। देखिए, जुपिटर आपके अष्टमेश होने के साथ साथ वो आपके 11वें घर के स्वामी हैं। जुपिटर का गोचर यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और वो 2 जून से आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। अब जब वो यहाँ पे अष्टमेश हैं और जब वो 11वें घर के लॉर्ड हैं, देखिए धन की स्थिति, आपके आर्थिक स्थिति कह लो, या आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो थोड़ी ज्यादा बेटर होगी। इससे आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, साथ ही साथ आप अपने आप को जान पाएंगे, आपके खुद को जानने की जिज्ञासा या कोई भी पर्टिकुलर विषय को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, हार्डवर्क करने का आपका तरीका बदलेगा। साथ ही साथ जो आप एफर्ट करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसमें यहाँ मंगल का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। क्योंकि मंगल का दृष्टि यहाँ है, तो गुरु के जो परिणाम है वो थोड़े इनहेंस हो जाएंगे। गुरु का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए फिर आप फोकस कर सकते हैं अष्टम भाव पे ज़्यादा से ज़्यादा, या 11वें घर से जुड़े मामलों पर भी। गुरु यहाँ क्योंकि अब वो 11वें घर के लॉर्ड हैं और उनकी दृष्टि भी यहाँ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको मेहनत करने, या लाइफ में जो भी आप अचीव कुछ करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। गुरु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है सबसे पहले सप्तम घर पर, जहाँ पर आपका अगर मैरिज नहीं हुआ है, अगर इंगेजमेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो इस समय आपका मैरिज या एंगेजमेंट होने या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। गुरु का दृष्टि सप्तम घर पे पड़ना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस रिलेटेड आइडिया पे काम करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए या बिजनेस रिलेटेड कुछ नई पार्टनरशिप्स करने के लिए भी इनका सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा गहरा मिलने वाला है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का जो सप्तम घर पे दृष्टि आ रहा है, तो जीवन साथी से सपोर्ट मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना है। बट आपको यहाँ सूर्य और मंगल जब वृषभ में आ जाएंगे तब थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अभी जब गुरु का दृष्टि सप्तम पर पड़ रहा है, जब तक यहाँ से सूर्य आगे बढ़ जाते हैं और जब तक मंगल प्रवेश नहीं करते आपके लगन में, तब तक जीवन साथी थोड़ा आपको ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाद में जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। गुरु का यहाँ दृष्टि का होना आपके लिए इंडिविजुअल रूप से लेकिन ज़्यादा अच्छा है। आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता काफ़ी अच्छे से कार्य करेगी। फिर इनका दृष्टि आ जाता है नवम घर पे। देखिए, नवम घर वैसे देखा जाए तो जो शुक्र है उनके लिए अपने मित्र का घर है, बट गुरु के लिए अपना नीच का घर है। लेकिन क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और वो शुभ ग्रह के साथ ही ट्रांजिट में है, जहाँ पर वो अपने नीच के घर पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, इवन वो आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। और क्योंकि जो 9th हाउस के लॉर्ड हैं आपके, वो भी इस समय गुरु की दृष्टि में रहेंगे और गुरु के ही घर में भी रहेंगे। इसलिए 9th हाउस से जुड़े हुए परिणामों में आपको कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हुए, धार्मिक होते हुए, या वो उच्च अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ सकता है। साथ ही साथ दूसरे धर्मों को जानने, दूसरी संस्कृतियों को जानने में भी आपको मदद मिलेगी। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 11वें घर पे। ऐसा जो गुरु है वो आपको धन प्राप्ति की समझ बढ़ाएगा, कुछ नए इनकम सोर्सेज से रिलेटेड आइडियाज आपको देगा। साथ ही साथ आपके लिए पैसा कमाना, पैसा बचाना, सेविंग करना, या इस मामले में बहुत ज़्यादा अनुशासन को फॉलो करना आसान होने वाला है।
अब जो शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं, शनि आपको हालाँकि डिले करते हैं वैसे तो, लेकिन गुरु की दृष्टि, गुरु के प्रभाव की वजह से जो डिले है वो उतना अधिक नहीं होगा। तो जितना आप एफर्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए, वो आपके ज़रूर काम आने वाला है। फिर विचार करते हैं शनि पर ही। देखिए शनि 9th और 10th लॉर्ड है आपके चार्ट में, शनि गोचर कर रहे हैं फिलहाल आपके 11वें घर में, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है शनि, जिन लोगों का विदेश से कुछ पैसा आता हो या विदेश से कोई भी संबंध हो। शनि यहाँ लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं सबसे पहले तो, वो आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु, बहुत ज़्यादा विवेकशील बना रहे हैं, और क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर है इसलिए आप में गुरु से रिलेटेड जो प्रभाव है वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप में जो शनि से रिलेटेड गुण है उनकी भी वृद्धि होगी। ऐसे में आप ज़्यादा अनुशासित हो जाएंगे अपने स्वयं के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति। शनि का जो दृष्टि लगन पर पड़ रहा है उसकी वजह से आप सेल्फ एफर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आप खुद कुछ अचीव करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे दूसरों पर डिपेंडेंट होने की बजाय। शनि का दृष्टि आपके लगन पर होने की वजह से आप स्वयं को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, अपनी काबिलियत को समझ पाएंगे और उसके आधार पर वर्क कर पाएंगे। शनि यहाँ बैठे हुए प्लैनेट विशेष के केस में भी आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, धैर्य या अनुशासन लाने वाले हैं। इसी तरीके से आपका फिर शनि का जो दृष्टि है वो आ जाता है पंचम घर पे, जहाँ पर आपको डिसीजन लेने, सोचने या विचार करने में भी शनि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाला है। शनि उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो दृष्टि है वो अष्टम पर आ जाता है। अब यहाँ ये इंटरेस्टिंग दृष्टि है इनकी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो शनि गुरु के घर में ट्रांजिट भी कर रहे हैं और उन्हीं के घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए अष्टम भाव से संबंधित कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने, कुछ नया अनुभव करने में आपको मदद मिल पाएगी। साथ ही साथ जो आपके इन लॉज हैं, आपके जो जीवन साथी है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का आपको कुछ फैसला लेना है, आपको उनसे कुछ हासिल करना है, उनसे आपको कोई मदद लेनी है, तो वो आपको मिल पाएगी। सनी लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा जो भी काम आप करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। राहु और केतु के बारे में अभी फिलहाल कोई भी डिस्कस नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और विचार कर लेते हैं आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। देखिए इस मंथ में अगर देखा जाए सिर्फ आपके लिए अच्छे दिनों में बात करें तो 13 से 18 तारीख तक ही सबसे ज़्यादा अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं, तो लगभग ये आपके लिए 6 दिनों का समय होगा, या या आप बोल सकते हैं कि ये लगभग 1 वीक से कम समय है। इसी दौरान आपके जो जो भी कार्य आपको प्लान करने हैं वो आप कर सकते हैं। अब विचार करते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। चंद्रमा जब तुला में गोचर करेंगे तो 24 और 25 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर हो सकता है, आपका किसी को पैसा उधार दिया हो तो वो पैसा वापस नहीं लौटेगा। साथ ही रूटीन लाइफ को लेके काफ़ी दिक्कत हो सकती है, आपके आपके जो डेली के काम है उनको लेके कुछ आपकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाएंगी, तो यहाँ पर आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और आपको सामान्य की तुलना में ज़्यादा समय लगेगा। फिर चंद्रमा का गोचर धनु में जो होगा 29 और 30 को होगा। देखिए ये आपकी समझ को बढ़ाएगा, धन के लिए अच्छा है, धन से जुड़े हुए मामलों में कुछ अचानक से आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन 29 और 30 को आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, आप काफ़ी एंग्जाइटी का सामना करेंगे, तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप से डिससेटिस्फाई रह सकते हैं। 29 और 30 को आपकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब फिर होगा मेष राशि में 11 और 12 को ये स्थिति बनेगी। 11 और 12 को बेसिकली आपका कुछ बड़ा खर्चा होना, कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाना, किसी के साथ आपका कोई विवाद पहले से अगर चल रहा है, झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो उसके निपटने के चांसेस बनेंगे। 12वें घर का चंद्रमा होगा और मेष राशि का चंद्रमा होगा, तो जल्दबाजी ना करें। साथ ही साथ जल्दबाजी की वजह से आपको कोई आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है या कैरियर रिलेटेड कुछ गलत फैसला होने की संभावना हो सकती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया गोचर को लेकर। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।